इंडिया कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम सपने तो बहुत बड़े देखते हैं, राइट। हम अमेरिका को हरा देंगे, चाइना को हरा देंगे, इकोनॉमिक रेस के अंदर हम जापान को पीछे छोड़ देंगे, कोरिया को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन क्या उसमें सच्चाई है? क्या हम उस चीज़ को अचीव करने के लिए प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे कुछ काम कर रहे हैं? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं। देखिए, किसी भी देश को अगर हमें सुपर पावर बनाना है तो उसके कुछ 5 फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स को अगर हमने क्लियर नहीं किया, अच्छे से उस पर काम नहीं किया, तो देश सुपर पावर कभी बन ही नहीं सकता है। एंड वो फैक्टर्स है एजुकेशन, बिजनेस, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड लास्ट में पॉलिटिक्स। तो एक एक करके आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर। एंड हाँ, मैं आपको ये बात ज़रूर बोलूँगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी से तो एक्चुअली में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा कड़वी हो जाएगी, क्योंकि इसरो की मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जो कि आप हजम नहीं कर पाओगे। एंड रियलिटी चेक देना लेकिन ज़रूरी है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्यों हमारा देश सुपर पावर नहीं बन सकता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो मेरा नाम है नमन एंड आई एम CEO एंड फाउंडर ऑफ टेक्यान। अब शुरुआत से शुरुआत करते हैं। पहला फैक्टर जो भी ग्राउंड लेवल के ऊपर आता है, किसी भी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है उसका एजुकेशन सिस्टम। एंड हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना बकवास है ये बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो मकसद है वो है नौकरी वाला बनाना, यानी जॉब सीकर बनाना, ना कि लर्निंग पे फोकस करना। देखिए, एजुकेशन सिस्टम का मेन गोल होना चाहिए आपकी ओवरऑल लर्निंग के ऊपर डेवलप करना। बट हमको स्टार्टिंग से ही क्या बना दिया जाता है कि आपको जॉब्स के लिए सीख कर रहे हैं। एंड मैं ये बात स्कूल लेवल से नहीं कह रहा हूँ। देखो यार, स्कूल लेवल बहुत ज़्यादा रूडिमेंट्री होता है, प्रॉब्लम वहाँ पे भी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 11th-12th की बात करता हूँ तो 11th-12th के अंदर आप जो तीनों हमारी स्ट्रीम्स होती हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इनको हम अलग अलग रख देते हैं, लेकिन ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये बात समझ में आती है कि कुछ लोगों को कॉमर्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, कुछ लोगों को साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ को आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी हमें 10th तक तो मिल जाती है। बट अगर हमें ऑप्ट चाहिए, हम चाहते हैं अच्छे से समझना कि इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है या साइंस कैसे काम करती है, तो अगर मैं एज अ फिजिसिस्ट एंड एज वेल एज एंटरप्रेन्योर बात करता हूँ, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? अगर मुझे कुछ भी रिसर्च करनी है तो मैं यहाँ पे 3 लेवल्स की परत देखता हूँ। पहला फिजिक्स, दूसरा टेक्नोलॉजी, तीसरा इकोनॉमिक्स। फिजिक्स में देखता हूँ कि फिजिक्स क्या अलाउड कर रहे हैं मेरी इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए, अगर हाँ, गुड। फिर मैं टेक्नोलॉजी देखता हूँ कि करंट टेक्नोलॉजी के अंदर क्या मैं उस फिजिक्स की रिसर्च को अप्रूव कर सकता हूँ या अचीव कर सकता हूँ, अगर हाँ तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर ठीक है, जाने दो। फिर उसके बाद जो मेन आता है वो आता है दादा लेवल का इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि भले ही टेक्नोलॉजी और फिजिक्स आपको अलाउड कर दे, लेकिन अगर वो इकोनॉमिक जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इकोनॉमिकली वाइबल ना हो, लोग उसको अडॉप्ट ही ना कर पाए, तो उस टेक्नोलॉजी का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए काफ़ी सारी जो टेक्नोलॉजी होती है वो लैब्स में बनती घटती रहती है, बट जो मार्केट के अंदर आती है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कम होती है। दूसरा मेन प्रॉब्लम आता है कि हम R&D के ऊपर ज़्यादा फोकस करते ही नहीं है। ऐसा क्यों है तो मैं उसको बिजनेस वाले फैक्टर के अंदर बताऊंगा। एंड आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस के अंदर R&D का क्या लेना देना, लेकिन बहुत बड़ा लेना देना है, तो आगे वीडियो को देखते रहना। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंजीनियर कॉलेजेस की सच्चाई। देखो यार, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आपको इंजीनियर से ज़्यादा ना ये बताया जाता है कि आपको IT कंपनी में काम कैसे करना है। अगर आप मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियर करके भी आप एक IT डिपार्टमेंट में लगते हो ना, किसी के सॉफ्टवेयर डेवलपर की या फिर एक सॉफ्टवेयर टेस्टर की जॉब लेते हो, तो आपसे बड़ा गधा इंसान नहीं है। एंड इसमें आपकी गलती से ज़्यादा जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है उसका है, क्योंकि ना तो वो हमें ढंग से प्लेसमेंट लेके दे सकते, ना तो हमें ओवरऑल पूरा डेवलप करती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? हमारे देश के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या फिर चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, एक क्राइटेरिया है 75% के अटेंडेंस का। एंड उसके साथ साथ में असाइनमेंट्स वगैरह है, टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़। और असाइनमेंट्स का कंसेप्ट बकवास है, कोई लेना देना नहीं होता असाइनमेंट्स के कंसेप्ट का हमारे टाइम के अंदर प्रैक्टिकली, बट हमें उसको कराया जाता है, जिसकी वजह से हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। एंड मेरे जैसे कुछ लोग जो है जो सिस्टम से थोड़ा सा भिड़ जाते हैं एंड कुछ क्लासेस बंक भी कर लेते हैं अपने काम को अचीव करने के लिए, कुछ चीज़ें को छोड़ भी देते हैं, मार्क्स में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन बाकी सारे लोग नहीं कर पाते, राइट। देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, बल्कि वो है अनएम्प्लॉयबिलिटी, यानी जो हमारे देश में डिग्री लेके बाहर निकल रहा है ना इंसान, वो एक्चुअली में काबिल ही नहीं है जॉब करने के लिए। एंड ये बात 100% सच है। ऐसा मेरे साथ पर्सनली हुआ है, क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे लोगों को हायरिंग करने का तक का सोचा, बट उनको PCB डिज़ाइन करना नहीं आता, जबकि वो 4th ईयर के अंदर है अपने इलेक्ट्रॉनिकल BTech के अंदर। तो ये तो हो गई हमारी एजुकेशन की बात। अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश को इकोनॉमिकली ग्रोथ लाने के लिए। पिछले 2-3 सालों के अंदर जो हमारे यूनिकॉर्न्स हैं या फिर जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। स्टार्टअप इंडिया की अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि स्टार्टअप इंडिया से जो रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं वो दिन भर दिन बढ़ते ही रहते हैं। एंड अभी टोटल 85 to 90,000 जो रजिस्ट्रेशन हो रही है वो हो रखी है।
बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट काम तो कर रही है हमारे स्टार्टअप कल्चर के ऊपर, लेकिन जो यहाँ पे बड़ी बिजनेसमैन हैं, चाहे वो टाटा हो जाए, चाहे वो रिलायंस हो जाए, चाहे वो जियो हो जाए, चाहे वो अंबानी हो जाए, चाहे वो अडानी हो जाए, ये सारे के सारे बिजनेसमैन एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन बन के रह गए हैं कि उनका सिंपल सा गोल होता है टेक्नोलॉजी को लेके आओ और आगे लोगों के अंदर बेच दो, मार्केट के अंदर बेच दो। अगर यहीं पे मैं बात करता हूँ यूएस की कंपनीज की, चाहे मैं बात करूँ अल्फाबेट की, अमेजोन की, एनवीडिया की, मेटा की, ये लोग R&D के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं ग्लोबल रिपोर्ट देखता हूँ कि कितने जो कंपनीज है वो कितना अच्छा कर रही है पूरी दुनिया में, तो यहाँ पे टॉप 10 की लिस्ट के अंदर तो 8 कंपनीज सिर्फ यूएसए से बिलोंग करती है। एंड ये 8 की 8 कंपनियां टेक रिलेटेड कंपनीज हैं, यानी ये ट्रेडिशनल से हट के चल रहे हैं, तभी ये इतने आगे बढ़ पाए ये कंपनियां। चाहे मैं बात करूं अगर अल्फाबेट की, मेटा की, अमेजोन की, या फिर एनवीडिया की एंड टेस्ला की, ये कुछ कंपनीज मिलके ही यूएसए के अंदर $717 बिलियन की R&D के ऊपर स्पेंड कर देते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर होता है। एंड इसी वजह से जो गवर्नमेंट है यूएसए की, वो इनको थोड़ा सा टैक्स रिलायंस भी देती है, क्योंकि यार ये एक्चुअली के अंदर देश के अंदर काफ़ी ग्रोथ लेके आ रहे हैं। एंड दूसरा, ये कंपनी जो है वो इतना प्रॉफिटेबल इसलिए भी बन पाई है क्योंकि ये इनका एक सिंपल सा काम है कि जो बकवास काम है, ये छोटा मोटा काम होता है जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसको आउटसोर्स कर दो। ये आउटसोर्स किसको करते हैं? ये करते हैं इंडिया को, चाइना को, मैक्सिको को, फिलीपींस को। तो ये कंपनियां अपने काम को आउटसोर्स कर देती है हमारे इंडिया या फिर ऐसी कोई भी कंपनीज के अंदर, एंड ये अपना खुद टेक के ऊपर काम करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की एंड यूएसए की, तो यूएसए की जो कंपनीज है, चाहे वो अल्फाबेट हो जाए, चाहे वो अमेजोन हो जाए, मेटा हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट हो जाए, ये लोग टेक डेवलपर्स हैं। एंड हमारे यहाँ पे अगर मैं TCS की बात करता हूँ, इन्फोसिस की बात करता हूँ, जियो की बात करता हूँ, हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। हम अपने आप से कुछ R&D नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ नया नहीं बना रहे हैं, हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। एंड वो प्रॉब्लम्स हमें दे देते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम दूसरी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे। एंड यहीं पे सारी गड़बड़ हो जाती है। अगर मैं देखूं कि इंडिया कितना स्पेंड करता है R&D के ऊपर, तो नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से हम 0.7% ही टोटल अपनी GDP का इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं यूएसए की बात करता हूँ तो 2.71% वो अपनी R&D के अंदर फोकस एंड इन्वेस्ट करते हैं मनी को। एंड जो यूएसए की इकोनॉमी है वो हमसे 8 गुना ज़्यादा है। एंड अब आ जाते हैं थोड़े से कड़वे पार्ट के ऊपर, स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी किसी भी देश के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कल को अगर हमें देश को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बनाना है एंड हमें दिखाना है कि हम पावरफुल हैं, हमारा कुछ दबदबा बनाना है, तो आपको स्पेस रेस में आगे रहना पड़ेगा। एंड इसरो को भी यही सोच के बनाया गया था, राइट? नहीं, इसरो को ये सोच के नहीं बनाया था। इसरो का सिंपल सा गोल ये था, जब इसरो की नींव रखी जा रही थी तो विक्रम साराभाई, नो डाउट ही इज अ जीनियस मैन, बट उन्होंने एक नींव गलत डाल दी। उन्होंने ये रख दिया कि हमें कोई लेना देना नहीं है कि दुनिया कहाँ से क्या कर रही है, कितना, हम कंपटीशन के अंदर हैं ही नहीं। हमें सिर्फ अपने काम से मतलब होना चाहिए, क्योंकि हम गरीब हैं। उस टाइम पे हम ज़रूर गरीब थे, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए था फ्यूचर के अंदर इंडिया अमीर बन सकता है। एंड अगर हम कंपटीशन करेंगे ही नहीं तो काम कैसे चलेगा? बिना कंपटीशन के ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। एंड कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं इसरो के अंदर जो कि मतलब सबको दिखती है लेकिन उसको कोई बोलना नहीं चाहता है। पहली प्रॉब्लम तो ये है, जितने भी इसरो के साइंटिस्ट हैं, जो बड़े साइंटिस्ट हैं, जो बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, वो सारे काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स बन चुके हैं। अब उस केस के अंदर वो बहुत ज़्यादा एज्ड हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए होता है, नो डाउट, बट जो नया यूथ आता है, जो कुछ नया करना चाहता है, उसको करने ही नहीं देते हैं। ऐसा क्यों है? हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है आपको क्या है? हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से। वो ये है कि हम ब्लैंक पेपर पे कुछ कर ही नहीं सकते, हमें सिर्फ कॉपी करना है। इंडिया के पास कितने इंजन्स हैं आपके हिसाब से? गिने चुने 4-5 इंजन होंगे, जिसमें से बनाए हमने कितने? सिर्फ 2। अगर मैं अपने विकास इंजन की बात करता हूँ जो इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसरो के अंदर, वो किसका है? वो रशिया के वाइकिंग इंजन से उठा रखा है। तो आप ये सोचिए, हम सिर्फ एक साइन कर देते हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करेंगे, उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर देते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है अगर आप अपना एक इंजन स्टार्टिंग से नहीं बना सकते हो यार। एंड इसरो की अब एक और गलत जो डार्क साइड है उसको समझ लेते हैं। अगर मैं इसरो को और नासा को कंपेयर करता हूं तो इसरो सिर्फ एक ऐसी कंपनी है जो रॉकेट्स को ऊपर लेके जाती है, उसका R&D के ऊपर इतना फोकस नहीं है। अगर सेम मैं नासा की बात करता हूँ, नासा के अंदर कई सारे मल्टीपल विंग्स खोल रखे हैं, जहाँ पे एक का काम डेडिकेटेड काम है कि भाई आप रॉकेट्स को संभालो, एक का काम है कि आप देखो कि बिग बैंग की रिसर्च करो, आप देखो कि यूनिवर्स में क्या चल रहा है, एंड एक विंग का तो सीधा सीधा रिसर्च का एरिया है कि आप टाइम ट्रेवल के ऊपर फोकस करो या फिर स्पेस सर्फिंग के ऊपर फोकस करो। तो ऐसी ऐसी विंग्स तो उसने खोल के रखी है। यानी उनका माइंडसेट देखने को मिलता है यार कि वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि भाई वो चीज़ टेक्नोलॉजी बन गई है ना, उससे ज़्यादा छेड़खानी मत करो, बस उसी को यूज़ करते रहो। ऐसे नहीं चलता है।
एंड दूसरा जो एक इंडस्ट्री के अंदर, स्पेस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात होती है, वो हमारे पास में थी कि हम सस्ते में प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन क्या वो सच रहने वाला है? नहीं। देखिए, किसी भी स्पेस इंडस्ट्री के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है उसका केडेंस। केडेंस का मतलब होता है कि आप एक साल में कितने लॉन्चेस कर सकते हो। अगर मैं इंडिया के केडेंस की बात करता हूँ तो वो साल का 4 लॉन्चेस वो कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं स्पेस एक्स की बात करूँ तो वो उसका केडेंस कितना होगा आपके हिसाब से? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपने बता दिया तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। महीने में 4, उनका महीने का 4 है। एंड जो हमारे पास एक फैक्टर था ना कि हम सस्ते में प्रोवाइड कर सकते हैं, जो स्पेस एक्स है वो काम कर रहा है स्टारशिप के ऊपर। अगर स्टारशिप बनकर रेडी हो जाता है ना, तो वो हमसे इतने सस्ते में बेच सकते हैं कि इसरो को तो वो ऐसा बोलेगा कि भाई तू कौन है, तू जा हट यहाँ से, हम हैं, हम संभालेंगे। एंड फिर आप ये बात बोलोगे कि यार इसरो के पास बजट की प्रॉब्लम होती। नहीं, जब स्पेसएक्स स्टार्ट हुआ था एंड अगर इसरो की मैं उस टाइम पे बात करता तो बजट में दिन रात का फर्क था। उन्होंने नई चीज़ों पे, टेक्नोलॉजी पे काम करना चालू किया। उन्होंने देख लिया कि भाई दुनिया की जितनी भी स्पेस इंडस्ट्री है वो सारी 1970s के ऊपर अटकी पड़ी है, हम कुछ नया बनाते हैं। एंड उन्होंने एक इंजन बनाया, मर्लिन इंजन, एंड फैल्कन 9 रॉकेट बनाया, जिसकी वजह से आज वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाए हैं। इसरो की क्या प्रॉब्लम है? इसरो आज भी सॉलिड बूस्टर से आगे ही नहीं बढ़ पाया है। एंड जो सॉलिड बूस्टर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। पहला, उनको बनाना बड़ा मुश्किल होता है, उनको स्टोर करना बड़ा मुश्किल होता है, उनकी मेंटेनेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। एक स्टैटिक चार्ज भी आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो एक चलता फिरता ग्रेनेड है भाई। अगर आपने एक छोटा सा भी स्टैटिक चार्ज उसमें हो गया तो वो अपने आसपास के 200 मीटर के एरिया को तो लेके उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, खत्म। फिर उसके बाद में तो इसरो की दूसरी प्रॉब्लम आती है, वो ये है कि हम मल्टीपल इंजन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि सॉलिड बूस्टर्स भी लगाएंगे, फिर क्रायोजेनिक्स इंजन्स भी लगाएंगे, फिर लिक्विड इंजन भी लगाएंगे। उससे हमारी केडेंस कम हो जाती है यार। सिंपल सी बात है, रॉकेट बनाना है वो बच्चों का खेलने की चीज़ है। रॉकेट बनाने में कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, मेन लगाना पड़ता है उसके इंजन को बनाने में। एंड उससे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है इंजन को मास मैन्युफैक्चर करने में। एंड अगर मास मैन्युफैक्चरिंग किसी भी सब्सटेंस की हो सकती है तो उसको स्केल करना, उसका केडेंस ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। अगर मैं स्पेसएक्स की बात करता हूँ तो स्पेसएक्स का सिंपल सा पहले दिन से गोल है, एक रॉकेट एक इंजन, दैट्स ऑल। चाहे आप मल्टीपल स्टेजेस के अंदर भी उसको बना लो, लेकिन पूरे रॉकेट में एक मल्टीपल स्टेजेस के अंदर भी सेम इंजन होना चाहिए। अब बात करते हैं डिफेंस की, कि डिफेंस में क्या प्रॉब्लम्स है इंडिया के अंदर। डिफेंस की कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी जो मैंने इसरो वाले सेक्शन के अंदर बताई है वो सेम यहाँ पे भी इम्प्लाई करती है कि हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम है R&D के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते नहीं हैं। इंडिया की खुद की कोई बनाई हुई गन तक नहीं है। हम ना तो खुद का इंजन बनाते हैं, ना तो हम खुद के टैंक्स बनाते हैं। हमने सब कुछ बाहर से कॉपी कर रखा है, लिटरली एवरीथिंग। हम राफेल तो ले आते हैं उठा के यहाँ से, लेकिन हम खुद का इंजन बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। बीच में कुछ साइंटिस्ट ने कोशिश करी थी इंजन बनाने की, बट उनका यह था कि भाई सीधा जंप मारते हैं राफेल जितने लेवल पे। नहीं, आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हमें वो काम तो करना ही नहीं है। एक जो मेन सिस्टम होता है ना, ब्लैंक पेपर, अगर मैं किसी को ब्लैंक पेपर देता हूँ तो उसके ऊपर वो क्या क्या कर सकता है वो दिखाता है कि उसका IQ लेवल कितना स्ट्रांग है, उसकी क्रिएटिविटी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन हमारे इसरो के साथ और हमारे डिफेंस सिस्टम DRDO के साथ में यही प्रॉब्लम होती जा रही है। DRDO ने ना तो आज तक खुद का अपना गन बनाया है, बस वो सेंसर्स पर फोकस करती रहती है, मिसाइल्स पे फोकस करती है। नो डाउट मिसाइल्स हम खुद बनाते हैं, हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो हम खुद बना रहे हैं। चाहे हम इजराइल का डोम हो जो आयरन डोम है, या फिर अगर मैं बात करता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट, हम UFO साइटिंग्स की बात करते हैं, राइट। एक्चुअल में UFO साइटिंग्स होती ही नहीं है। वो USA के अंदर जो डिपार्टमेंट है एरिया 51, वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जितने भी स्पेस क्राफ्ट्स है वो फ्यूचरिस्टिक स्पेस क्राफ्ट्स बनाए जाते हैं US आर्मी के जरिए। एंड वो इस तरीके से बनाए जाते हैं, इतने वियर्ड होते हैं और इतने फ्यूचरिस्टिक लगते हैं ना कि अगर आप दूसरे को इसको देख ले एंड उसने कभी पहले ना देखा उस चीज़ को, तो वो सीधा बोल देगा भाई ये तो UFO जा रहा है। तो यहीं पे उनका एडवांसमेंट आ जाती है कि हमसे वो कितना आगे निकल चुके हैं। इसी वजह से जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, वो जो हमारी टेक्नोलॉजी है, वो हमारे पास खुद की बनाई हुई नहीं है इंडिया के। एंड देखिए, DRDO ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, IDEX करके कुछ कॉम्पिटिशन वो हर साल रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से जो कुछ स्टार्टअप्स हैं वो डिफेंस के अंदर आए, अपना योगदान दें। बट जब बात आती है बड़े स्टार्टअप्स की, जहाँ पे हम टैंक बनाने की बात कर रहे हैं या फिर कुछ और चीज़ें बनाने की बात कर रहे हैं, आर्मी वाले पैसा नहीं देते हैं। डिफेंस सिस्टम हमारा पैसा देता ही नहीं है। छोटे स्टार्टअप्स को पैसा दे देते हैं जहाँ पे आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, लेकिन जो मेन हैक्टिक प्रोजेक्ट्स होते हैं हम उनमें उनको पैसा नहीं देते। एंड अगर इंडिया को आगे बढ़ना है ना लिटरली, तो हमें इस चीज़ को सॉल्व करना ही पड़ेगा। एंड लास्ट में बात करते हैं पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड आपकी आइडियोलॉजी भी, कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है।
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि दो आइडियोलॉजीज होती हैं, या तो आप सोशलिस्ट हो सकते हैं या फिर आप कैपिटलिस्ट हो सकते हैं। तो कैपिटलिज्म जो है वो एक्चुअली में हेल्प करता है किसी भी देश को ग्रोथ करने के लिए। जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है वो भी क्या कैपिटलिस्ट है? नहीं, उसके कुछ रिफॉर्म्स जो हैं वो सोशलिस्ट की तरफ ज़्यादा लाई करते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारे देश को एक बहुत गंदी आदत लगी है फ्री बीज के। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, हम लोग फ्री में चीजें बांटते रहते हैं एंड ये बहुत घटिया चीज है। ये फ्री के बांटने की इलेक्शंस के दौरान जो ये एक आदत सी पॉलिटिकल पार्टीज में बन गई है, क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है? क्या ये गुड पॉलिटिक्स है? बहुत अच्छी पॉलिटिक्स है कि सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। जितने पुराने बिल हैं डोमेस्टिक के, जितने पुराने बिल हैं सारे। एंड हमारे देश में कुछ लोगों की भी गलती है, सरकार की गलती नहीं, हमारे देश के लोगों का माइंडसेट ये बन चुका है कि फ्री में अगर बिजली बनती है तो ठीक है हम फ्री में ले लेंगे। बट वो फ्री में आ कहाँ से रही है भाई? किसी ने सोचा है कभी? फ्री में कुछ भी नहीं आता है, हमें पैसा देना पड़ता है। अगर ये लिटरली फ्री में होती हैं तो आज हमारे टाइम पे जो जितनी भी हमारी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं वो सारी घाटे में क्यों हैं? वो इसीलिए है, हमारा इंडिया जो है इलेक्ट्रिसिटी तो अच्छे से प्रोड्यूस करता है वास्ट स्केल पे, बट पैसे देने के बारे में हम हाथ को बंद कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो मेन इशू आया ना, जो आज के टाइम पे कांग्रेस कर रही है अपने हिमाचल स्टेट के अंदर ही, जो हमारी ओल्ड पेंशन पॉलिसी थी, यानी कि किसी भी स्टेट का जो टोटल कलेक्टिव टैक्स होता है उसका 80% पेंशन में दे देना और 20% इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना एंड दूसरी चीज़ों पे खर्च करना। लिटरली 80% पेंशन में दे देना। अगर पेंशन के अंदर 80% दे देंगे तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा कैसे, आप आगे जाओगे कैसे? तो ये जो मुफ्त खोरी आ चुकी है ना इंडियंस के खून के अंदर, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई है एंड ये देश को आगे बढ़ने से काफ़ी हद तक रोकेगी। एंड दूसरी बात आ जाती है कि हमारी गवर्नमेंट्स की वजह से जो माइंडसेट बन जाता है ना दूसरे बिजनेसमैन की चीज़, हमको वही लगता है कि ये बस चोर हैं, चोर चक्के हैं, लुटेरे हैं, हमसे पैसा लेंगे, अमीर और बनते रहेंगे, हम गरीब होते जाएंगे। ऐसा नहीं है। जो ये स्टेटमेंट है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। अगर ऐसा होता तो आज हम बहुत ज़्यादा गरीब होते एंड जो अमीर होता वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता। नहीं, हमारे जो माँ बाप हैं वो भी तो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास से ऊपर उठ के अपर मिडिल क्लास में तो आए हैं, राइट? तो बस ये एक नैरेटिव, जो फॉल्स नैरेटिव हमारे दिमाग में बिठा दिया जाता है कि बिजनेसमैन ऐसा इसलिए करती है गवर्नमेंट ताकि वोट खरीद सके, क्योंकि गरीब की जनता जो होती है ना वो भोली होती है, वो वोट दे देगी अगर आप उनको बोलोगे हम आपको मुफ्त में राशन देंगे। एंड मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे तबकों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको देश को आगे लेके जाना है, अपने आप को बनना है बड़ा, क्योंकि आपने तो आजकल के टाइम पे सुना होगा ना कि भाई हम पास्ट में ऐसे थे, हम वैसे थे। भाई आपके दादा हाथी पे चलते थे, बढ़िया बात है यार, तुम तो साइकिल पे चल रहे हो, उस पर क्यों नहीं फोकस कर रहे तुम? तो अगर आपको देश को आगे लेके जाना है, अपने आप को एक सुपर पावर बनाना है, तो आपको इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। कुछ राजनीतिक चीज़ों से उठकर आपको इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, अपने आने वाले बच्चों को, अपने बच्चों को, खुद को आपको संभालना पड़ेगा। एंड इसरो को एंड डिफेंस को, DRDO को मैं यही बात बोलूँगा कि प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ यार इस वीडियो को ना एक्चुअल में ये बोलूँगा शेयर कर दो, इन तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि कुछ चीज़ों के ऊपर इनको फोकस करना चाहिए, नहीं तो देश आगे नहीं बढ़ेगा ढंग से। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना। एंड हाँ, अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको देखने में मज़ा आता है, बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो, टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो, स्टार्टअप्स के बारे में जानना चाहते हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी प्लीज़। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।